Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Children, today I am here with the chapter of 9th class, that is the French Revolution. And learners, thanks for subscribing my channel and keep subscribing and keep sharing with the students who are in 9th and 10th. So children, let's begin with the topic, the French Revolution. Before starting with the topic French Revolution, I would like to explain one word, that is nationalism. Children, nationalism means patriotic feeling or the feeling or the devotion towards a nation. एक देशभक्ति वाली फीलिंग. तो चिल्ड्रन क्या था, पहले आपने अपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि पहले मोनार्क सिस्टम रहता था, राजा महाराजा रहते थे. अब आप 9th क्लास में जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि राजा महाराजाओं का ये मोनार्क सिस्टम कैसे गया. तो चिल्ड्रन, कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लड़ाई है वो इसलिए ही थी. फ्रांस के जो लोग थे वो चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम है वो खत्म हो जाए. अब हमको राजा वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हमको अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको अब इंडिपेंडेंस चाहिए. चिल्ड्रन, इसलिए फ्रांस में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. जब ये रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर जो किंग थे वो लुइस 16 थे. उन्होंने तब अपना थ्रोन संभाला था, अपनी राजगद्दी संभाली थी इन 1774. लुइस 16 को फ्रांस का किंग बनाया गया. लुइस 16 किस डायनेस्टी से थे? बर्बन डायनेस्टी से थे. बर्बन डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में सुना होगा. तो ये डायनेस्टी क्या है? इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर खानदान. डायनेस्टी मतलब होता है खानदान. तो यहाँ ये किस खानदान से थे? बर्बन डायनेस्टी से थे. और हमने ये देखा है पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था. तो चलिए, लुइस 16 he was from Bourbon dynasty and he became the king of France. अब उनकी जो शादी हुई थी वो at the age of 20 में हो गई थी. He got married with Marie Antoinette. She was the Austrian princess. तो जब ये कितने यंग थे जब इनकी शादी हुई थी, और कितने यंग थे जब इनका थ्रोन दे दिया गया था, इनको राजगद्दी दे दी गई थी, फ्रांस का पूरा देख रेख इनको दे दिया गया था. चिल्ड्रन, जब ये फ्रांस के राजा बने, राइट, तब उस टाइम पर फ्रांस की जो कंडीशन थी ना वो बहुत बुरी थी. बहुत बुरी कंडीशन थी फ्रांस की. अब फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जो फ्रांस की कंडीशन बुरी थी? पहली जो चीज थी, फ्रांस ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस फाइनेंशियल हेल्प दी थी. किसको? 13 अमेरिकन कॉलोनीज को दी थी. क्यों दी थी? बिकॉज दे वांटेड फ्रीडम, दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. इसलिए वहां उस टाइम पर किसने हेल्प की थी? फ्रांस ने हेल्प की थी. फ्रांस ने फाइनेंशियल हेल्प दी थी अमेरिकन कॉलोनीज को, सो दैट दे कुड गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प तो दे दी, लेकिन उनको ये फाइनेंस उनका वापस नहीं मिला. अब क्या था, फ्रांस के भी अपने वॉर्स थे, फ्रांस में भी वॉर चल रहे थे. तो उनके जो वॉर चल रहे थे उसकी वजह से वो कर्जे में आ गए. डेट मीन्स कर्जा. कर्जे में आ गए. कितने कर्जे में आए? 2 बिलियन लिवरेज. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज मींस करेंसी ऑफ फ्रांस. ये उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी. तो फ्रांस किसके कर्जे में आ गई? 2 बिलियन लिवरेज के कर्जे में आ गई. नाउ अब उन्होंने जो ये डेट लिया था, ये डेट पे उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था. It was 10%. जो उन्होंने क्रेडिट लिया था वॉर को फाइनेंस करने के लिए, उसका उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था. That was 10%. और लीजिए, ये इतना कम था कि फ्रांस की कंडीशन जो खराब कर रहा था उस पे उनका और भी खर्चे थे. उनका जो कोर्ट था, उनकी जो आर्मी थी, आर्मी में जितने सोल्जर्स थे, कोर्ट था, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, उनका मेंटेनेंस बहुत हाई था, बहुत कॉस्टली था. इवन चिल्ड्रन, उनका पैलेस था वो पूरा कांच का बना हुआ था. इट वॉज मेड अप ऑफ मिरर्स. अब उसका मेंटेनेंस भी बहुत हाई था.
तो ये खर्चे अलग उनके साथ जुड़े हुए थे। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे जो इतने क्राइसिस आ रहे हैं, इतने जो खर्चे हैं, क्यों ना हम टैक्सेस को इंक्रीज कर दें। अब उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज करने की क्यों ठानी? बिकॉज द कंडीशन ऑफ फ्रांस वॉज सो वनरेबल, फ्रांस फाइनेंशियल डेट में था, खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, एंड अल्टीमेटली हमारे जो किंग है लुइस 16, he decided to increase the taxes। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। अब चिल्ड्रन, टैक्सेस तो बढ़ा दिए जाए, वहां का एक रूल था, राजा कोई भी अपना डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, उसको एक एस्टेट मीटिंग बुलानी होती थी। तो राजा ने बुलाई एस्टेट मीटिंग। अब चिल्ड्रन, बात ये आती है कि राजा ने डिसाइड तो कर लिया कि वो क्या करेंगे, टैक्सेस को लगाएंगे, टैक्सेस इंपोज कर देंगे, टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे। बट चिल्ड्रन, ये टैक्सेस कौन भरता था? कौन लोग थे जो ये टैक्सेस भरते थे सोसाइटी में? उसके लिए हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द फ्रेंच सोसाइटी। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक, just understand the meaning of these two words. The first word is tile. Children, tile क्या था? ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था जो लोग किसको पे करते थे? दे पेड टू दी स्टेट, वो स्टेट को पे करते थे। नाउ नेक्स्ट इज टीज। अब टीज क्या था? ये एक ऐसा टैक्स था जो चर्च इंपोज करती थी, चर्च वसूलती थी, चर्च को देना होता था, राइट। अब ये क्या देते थे लोग अगर चर्च को देना होता था टैक्स? तो ये जितना भी अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 पार्ट चर्च को देते थे। इसको कहा जाता है टीज। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, द फ्रेंच सोसाइटी। क्योंकि हमको ये जानना है कि ये जो टैक्सेस थे ये इंक्रीज तो हो रहे थे, लेकिन ये टैक्सेस कौन पे करता था और फ्रेंच सोसाइटी किस टाइप की थी, वहां कौन से लोग आपके रहते थे। सो चिल्ड्रन, जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट एस्टेट आपका था क्लर्जी एंड प्रीस्ट, सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, एंड थर्ड एस्टेट एवरीबडी। जितने भी आपके क्लर्जी और प्रीस्ट और नोबिलिटी के अलावा बचते हैं वो आपके सारे थर्ड एस्टेट में आते थे। फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट्स, पेजेंट्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा, मेनी मोर वर देयर। सो चिल्ड्रन, हु वर क्लर्जी? क्लर्जी कौन थे? प्रीस्ट को। जितने भी चर्च के जो लोग थे उनको क्लर्जी और प्रीस्ट बोला जाता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन सिस्टम में आप देखें, वर्ण सिस्टम होता है जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स आते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ सबसे पहले आपके क्लर्जी और प्रीस्ट आते थे, फिर आपके आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो रिच थे, नोबल ग्रुप से थे, राजा थे, जैसे ऑफिशियल्स थे, वो सारे आपके नोबिलिटी ग्रुप में आते थे। नाउ थर्ड एस्टेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मर्चेंट्स, पेजेंट्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा, सारे आपके थर्ड एस्टेट में आते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पॉपुलेशन। ये आपकी सिर्फ 1 to 2% पॉपुलेशन थी। आप नोबिलिटी की बात करें तो हर कोई इतना रिच नहीं था, कुछ परसेंट लोग रिच थे, मिडिल नोबल ग्रुप क्लास से थे, जैसे 5% to 10%। नाउ नेक्स्ट थर्ड एस्टेट, इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, दैट वाज 90% अराउंड। जैसे हमारे इंडिया में कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी आपको? जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर भी हैं, ये पॉपुलेशन वहां पर भी थी। और हमारी नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है? हमारे क्लास से ज्यादा है। ऐसे ही थर्ड एस्टेट से नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा थे। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट देयर राइट्स, देयर प्रिविलेजेस। तो चिल्ड्रन, इन लोगों को बाय बर्थ ही प्रिविलेजेस मिलते थे। जितने भी आपके क्लर्जी थे, प्रीस्ट थे, अगर इनके बच्चे होते थे तो उनको बचपन से ही, जन्म से ही वो सारे अधिकार दे दिए जाते थे। दिस इज नोन एज प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नाउ सेकेंड, ये जो टैक्स थे वो कैसे कलेक्ट करते थे? टाइट्स फॉर्म में करते थे कलेक्ट।
ये किससे कलेक्ट करते थे? पीजेंट से करते थे, राइट? ये भी कलेक्ट, मैंने इससे पहले अभी आपको बताया टाइट्स। व्हाट इज टाइट्स? जो टैक्सेस चर्च को पे करे जाते थे, तो यहाँ ये लोग यही टैक्सेस वसूल करते थे, इनको ये देना ही पड़ता था, टाइट्स। नाउ सेकंड, नोबिलिटी। नोबिलिटी की अगर हम बात करें, और क्लर्जी और प्रीस्ट, ये सब लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। They were exempted from taxes. Now children, थर्ड एस्टेट, ये एक थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, एक उन पर फ्यूडल सिस्टम चलता था, इन लोगों के लिए फ्यूडल सिस्टम था। Now what is feudal system? In your 8th class you people must have studied about जमींदारी सिस्टम, जहां पर बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, पैसे वाले होते थे, वो अपनी लैंड पेजेंट्स को देते थे कि आप इस पे खेती बाड़ी करें, और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा आप वो हमें देंगे, और आप सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट रखेंगे। दिस इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। और इसका पूरा एक रिकॉर्ड होता था उनके पास, डॉक्यूमेंट में लिखा होता था किसको कितनी जमीन दी है, उसका उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे हमारे पेजेंट्स। नाउ नेक्स्ट, इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था, दैट वाज टाइल। अभी मैंने बताया व्हाट वाज टाइल। टाइल एक ऐसा टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था, जो उनको स्टेट को पे करना ही पड़ता था, राइट? इट इज नोन एज टाइल। नाउ चिल्ड्रन, अभी आपको ये फ्रेंच सोसाइटी जो हमने पढ़ा है, इससे अब आपको क्लियर हो जाएगा कि राजा जो टैक्सेस इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, उसका पूरा बर्डन किस एस्टेट के लोगों पर पड़ने वाला था? ऑब्वियसली उनका पूरा बर्डन थर्ड एस्टेट के लोगों पे पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट दोनों के ही लोग एग्जेम्प्टेड थे, इन लोगों को टैक्सेस नहीं देना पड़ता था। ये भी टैक्स लेते थे टाइल्स के फॉर्म में, ये भी टैक्स देते थे टाइल के फॉर्म में। इसका मतलब इनको टाइल भी देना होता था, इनको टाइल्स भी देना होता था, इनके ऊपर फ्यूडल सिस्टम भी था, और ऊपर से अब इनके टैक्सेस इंक्रीज होने वाले थे इन ऑर्डर टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ फ्रांस। क्योंकि फ्रांस की जो कंडीशन थी, दैट वाज नॉट गुड। फ्रांस बहुत ज्यादा डेट में था। उसको कवर करने के लिए फ्रांस के किंग लुइस 16 ने डिसाइड किया था कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे। नाउ चिल्ड्रन, एक तरफ हमने देखा कि फ्रांस की कंडीशन भी बुरी है, फिर हमने दूसरी तरफ देखा कि सोसाइटी कैसी थी और टैक्सेस किसको पे करने पड़ते थे। टैक्सेस का जो टैक्सेस इंक्रीज होने वाले थे, उसका बर्डन किस पे आने वाला था। और तो और फ्रांस में जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आपकी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की भी थी। नाउ व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है कि आपकी जो सर्वाइवल वाली चीजें होती है ना, आप वो भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ। अगर ये चीजें भी आपको मुश्किल पड़ जाए अरेंज करना, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे थे, क्या चल रहा था फ्रांस में। चिल्ड्रन, मोर ओवर फ्रांस की जो सिचुएशन थी, उसमें कुछ और भी परेशानियां थी। लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था सर्वाइवल के लिए। दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। ना किस तरीके का स्ट्रगल था और क्यों करना पड़ रहा था? तो चिल्ड्रन, द फर्स्ट वन इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से दे कुड नॉट मीट देयर डिमांड्स फॉर फूड। वो अपनी फूड की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, राइट? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई थी। अब जो कि पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो जो फूड था उसके प्राइसेस भी बहुत हाई थे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। नाउ चिल्ड्रन, ब्रेड जो है वहां का स्टेपल फूड है,
इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ फ्रांस। जैसे हमारे यहाँ व्हीट ज्यादा खाते हैं, राइस ज्यादा खाते हैं, वहां पर ब्रेड ज्यादा खाते हैं। जब ब्रेड के प्राइसेस ही इतने बढ़ जाएंगे ड्यू टू दी फेलियर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप फेलियर हो गया था। अब ये क्रॉप फेलियर आपका कंडीशन को इतना बुरा बना दिया था कि लोगों के अंदर अब ना बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग्स आ गई थी। लोग थक चुके थे स्ट्रगल करते करते। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्रॉप फेलियर कैसे हुआ था? या तो वहां ड्रॉट पड़ा होगा या वहां हेल, राइट? हेल मीन्स ओले पड़ गए होंगे जिसकी वजह से क्रॉप्स क्या थे, वो खराब हो गए थे, राइट? अब चिल्ड्रन, अब आप देखिए सिचुएशन, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड फुलफिल हो नहीं पा रही थी, राइट? प्राइसेस बढ़ रहे थे, आपका क्रॉप फेलियर हो गया था ड्यू टू ड्रॉट और हेल। और तो और आप मोर ओवर जो लेबर के वेजेस थे वो भी फिक्स्ड थे। ओनर्स जो थे, वर्कशॉप ओनर्स जो थे, उन्होंने वेजेस को फिक्स कर रखा था। व्हाट इज वेजेस? वेजेस मीन्स सैलरी। जो वर्कर्स काम करते थे उनकी वेजेस को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था। अब वर्कर्स ये चाह रहे थे, जब हर चीज का प्राइस बढ़ रहे हैं, जब इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है, तो हमारी सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए। सैलरी वही है, आपकी देखो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से क्रॉप फेलियर हो गया, वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। और सिंपल सेंस, जब इतनी चीजें थी, अब जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर वो भी वाइडेंड होता जा रहा था। एंड चिल्ड्रन, जो उनकी इनकम थी ना, उसमें वो अपने एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे थे, वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे थे जो उनकी इनकम थी। अब इतनी सारी चीजें थी तो लोगों को ऑफ कोर्स किसकी सिचुएशन झेलना पड़ रहा था? कौन सी सिचुएशन थी उनके सामने? That was of subsistence crisis. Now, what is the meaning of subsistence crisis? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने बेसिक जो मीन्स हैं लाइवलीहुड के, जीने के लिए, वो आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की ही कमी है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो चिल्ड्रन, ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था लोगों को। दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ increase in population, increase in price of bread, laborers, wages were fixed by the owners, income could not meet their expenses, the gap between rich and poor also got widened, and moreover the situation became worse जब वहां पर या तो ड्रॉट, सूखा पड़ा, या वहां ओले पड़े और उसकी वजह से हार्वेस्ट क्या हो गया? स्पॉइल हो गया, रिड्यूस हो गया। अब लोगों के अंदर था फ्रस्ट्रेशन, लोगों के ऊपर टैक्स भी लगने वाला है, कंडीशन भी उनकी वनरेबल है, फ्रांस भी आपका डेट में है। तो देखिए, ये साइमल्टेनियसली तीनों सिचुएशन थी फ्रांस में। अब इसी दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था, वहां पर हमारी उठकर आती है मिडिल क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये मिडिल क्लास लोग कौन थे, ये क्या है मिडिल क्लास? मिडिल क्लास चिल्ड्रन वो लोग थे जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, दे वर स्किल्ड और उनके पास थोड़ा पैसा था, राइट? अब ये जो लोग थे कैसे आए? ये मिडिल क्लास जो पीपल है वो कैसे इमर्ज हुए? तो चिल्ड्रन, बिहाइंड दिस द रीजन वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, वर्कर्स की जो स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे, उनकी डिमांड आ रही थी, तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। अब उनमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अनस्किल्ड लेबर से ही काम चला लेंगे,
कहीं ना कहीं उनको स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती थी, जो उनके अकाउंट्स देखता था, जो उनकी मशीन संभालता, जो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम संभालते थे। तो उसी दौरान when there was industrial revolution in 18th century, the middle class emerged. This is very important for your 10th class purpose. When did middle class emerge? So it emerged in 19th century at the time of industrial revolution. अब children, what was their contribution? ये कौन से लोग थे और इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने जो बातें कही, इनके जो आइडियाज थे वो लोगों को बहुत पसंद आए थे। एक्चुअली ये जो लोग थे ये अपनी पैसा कहाँ से कमाते थे? देखो, मैंने अभी बोला था ये वो लोग हैं, ये वो स्किल्ड लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। इसका मतलब इनकी इनकम कहाँ से थी, ये पैसा कहाँ से कमाते थे? दे अर्न मनी थ्रू ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। नाउ चिल्ड्रन, अब इन लोगों ने अपने विचार रखे, अपने व्यूज रखे, अपने आइडियाज रखे। वो आइडियाज क्या थे कि सभी को इक्वल लॉज मिलना चाहिए, सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। अब यहाँ सभी के लिए किसकी बात हो रही है? सभी के लिए, यहाँ सभी मतलब आपके थर्ड एस्टेट के लोग भी आते हैं। एक्चुअली जो ये मिडिल क्लास लोग थे ये थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए लड़ना चाहते थे। इन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अब इन लोगों ने क्या किया, अपनी फिलॉसफीज जो थी वो बुक्स में लिखी, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी, उसमें इन्होंने अपने आइडियाज को मेंशन किया। मिडिल क्लास लोगों ने, फिलोसोफर्स ने, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में से ही आपके फिलोसोफर्स आए थे। इन्होंने अपने आइडियाज लिखे, उसमें व्यूज लिखे और लोग उनके क्या हो गए, फैन हो गए। क्यों फैन हो गए? लोगों को ये क्यों पसंद आए? बिकॉज they talked about equal laws, equal opportunities. Moreover, they were against the privileges by birth. इनका कहना था कि by birth privileges नहीं होने चाहिए। इनका कहना था ऐसा क्यों है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। The famous dialogue of Super 30 movie, ऋतिक रोशन ने ये डायलॉग बोला था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा क्यों है? Why is it so? हमारे भी हक है, हमारे भी राइट्स हैं, हमारे को भी मौका मिलना चाहिए, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, हमारे लिए भी यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए। तो ये जो आपके फिलोसोफर्स थे ये किसके अगेंस्ट थे? प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ दिए जाते थे। और बाय बर्थ प्रिविलेजेस किनको मिलते थे? नोबिलिटी जो ग्रुप के लोग थे, क्लर्जी जो थे, प्रीस्ट जो थे। तो चिल्ड्रन, अब इन मिडिल क्लास लोगों में से कौन निकल के आया, कौन ज्यादा फेमस हुआ? वो थे हमारे फिलोसोफर्स। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए इक्वल लॉज की बात करी। इवन इन्होंने तो ये भी बताया कि किस टाइप की गवर्नमेंट होना चाहिए, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। इन्होंने कहा कि ये राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा, तो ये इन्होंने कौन है? दे वर दी फिलोसोफर्स। फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉक, रूसो and Montesquieu. These were the famous philosophers. बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे philosophers थे, लेकिन ये ज्यादा फेमस हुए। ये इतना फेमस हुए लर्नर्स कि इनके बारे में हर जगह बात होने लगी। लोग इनके बारे में कॉफी शॉप, स्ट्रीट में कभी खड़े हो जाते थे, इकट्ठा मार्केट में मिलते थे, तो सिर्फ इन्हीं की ही बातें होती थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने थर्ड एस्टेट के राइट्स के बारे में बात की, इन लोगों ने आवाज उठाई, इन लोगों ने अपने आइडियाज बुक्स में लिखे। नाउ चिल्ड्रन, ये फिलोसोफर्स जो हैं जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, ये तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं। अब इन्होंने कौन सी बुक लिखी, क्या टाइटल था,
इन्होंने अपनी बुक में क्या बोला कि ये इतने फेमस हो गए? लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ. Children, first we will talk about the philosopher John Locke. He wrote the book The Two Treatises of Government. अब इन्होंने जो ये बुक लिखी थी बहुत फेमस हुई थी. क्यों? बिकॉज इन्होंने इस बुक में एक बात कह दी थी कि ये किस चीज के अगेंस्ट थे. दे डिनाइड द एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क. Now what is the meaning of absolute? Absolute मतलब एक अकेला हकदार होना, और सारे राइट्स का, सारे डिसीजंस लेने का हकदार कौन होता था? मोनार्क होता था. मोनार्क मीन्स किंग. तो यही बात हमारे जॉन लॉक को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा that there shouldn't be absolute right of the monarch. Now let's talk about रूशो. अब रूशो ने ऐसा क्या कहा कि ये इतने फेमस हो गए? He suggested a form of government. इन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बात कही जो किसके ऊपर बेस्ड है? It is based on a social contract. एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है जो किसके बीच में होना चाहिए? हम लोगों के बीच में. इट मीन्स पीपल, इट मीन्स सिटीजन्स, सिटीजन्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. हियर हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स? गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ. रूशो ने कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाइए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, कि अगर हम आपको इलेक्ट कर रहे हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप हमारे लिए काम करेंगे. कोई मोनार्क सिस्टम नहीं होगा, कोई आपके एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू. ही रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज. ये बुक इसलिए फेमस हुई, इनके ये आइडियाज इसलिए फेमस हुए बिकॉज ही सजेस्टेड, इन्होंने एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी जहां पर गवर्नमेंट का पावर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. Where the power of government is divided into 3 parts. अब वो 3 पार्ट कौन से हैं? One is legislature, another is executive, and the last is judiciary. Children, ये form of government के बारे में you must have read in your previous class. हमने इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. उसमें हमने ये भी पढ़ा कि पार्ट कैसे डिवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट का. तो दैट इज बिटवीन दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. हमारे इंडिया में यही फॉलो होता है. लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मीन्स लीगल, जो लॉज बनाते हैं, जिनका काम होता है लॉज बनाना, और ये लॉज कहाँ लिख जाते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख जाते हैं. दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूशन मीन्स इम्प्लीमेंट. जो लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है. अब लॉज बन भी गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए, अब ये भी तो चेक करना बाकी है वेदर दीज लॉज आर बीइंग फॉलोड और नॉट एज पर द इंस्ट्रक्शन, कि उन सारे लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, किस तरीके से किया जा रहा है, क्या वो जस्टिस वे में फॉलो किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके का अन्याय तो नहीं हो रहा है. तो ये सब कुछ कौन देखने वाला होता है? हमारा जुडिशरी सिस्टम. दैट इज हमारे इंडिया में जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका काम होता है हमारे लिए, ये हमारे जुडिशरी सिस्टम के पार्ट है. तो इन्होंने सोचिए कितनी अच्छी बात कही थी. इवन चिल्ड्रन, ये आइडिया सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला अगर कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये सबसे पहले उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था. उन्होंने जो पार्ट था गवर्नमेंट का, दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. नाउ चिल्ड्रन, इनको फेमस होना तय था क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कही
जिसके अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता था एक्सेप्ट फॉर मोनार्क्स, क्योंकि उनको ये सब चीजें पसंद नहीं आती, उनसे तो उनके राइट्स छीने जा रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो हमारे थर्ड एस्टेट के लोग थे, उन्होंने बहुत पसंद किया इन लोगों को, बिकॉज इन तीनों ने ही, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों ने ही लेफ्ट की बात की थी। अब आप सोच रहे होगे मैम कितना अजीब वर्ड लग रहा है ये लेफ्ट। तो ये लेफ्ट एक निमोनिक है, ये याद करने के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन माय फर्स्ट वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम अपने फर्दर वीडियोस में निमोनिक्स की बात करते रहेंगे। सो हियर इज द अनदर निमोनिक to learn the word liberty, equality, fraternity. They all three talked about left. अब आप इसको भूलेंगे नहीं, आई नो कि इन्होंने किन चीजों की बात की थी। अब चिल्ड्रन, इनका जो आइडिया था वो बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली इन्होंने कॉमन पीपल के बीच में। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा कॉमन पीपल के ही फेवर में बात करी है। नाउ इन्होंने क्या किया, अपना डिसअप्रूवल दिखाया, इन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। किसके अगेंस्ट? द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, कि इतने प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं बाय बर्थ, सिर्फ क्लर्जी, प्रीस्ट, नोबिलिटी ग्रुप, इनको ही क्यों प्रिविलेजेस मिलते हैं, थर्ड एस्टेट के लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं? तो इन्होंने कई बार अपना गुस्सा भी दिखाया, कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और डिसअप्रूवल किया हमेशा अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। नाउ नेक्स्ट, इन्होंने हमेशा थर्ड एस्टेट को सपोर्ट किया। इससे क्या पता चलता है ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? थर्ड एस्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए खड़े हुए थे। अच्छा चिल्ड्रन, जो एजुकेटेड होते हैं आपने देखा है वो हमेशा राइट्स की बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट राइट्स, क्योंकि वो समझते हैं कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके राइट्स बराबर होने चाहिए, सबके लिए लॉज एक जैसे होने चाहिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज एक जैसी होनी चाहिए। तो सेम इनके साथ था, इनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये हर जगह इक्वालिटी की बात कर रहे थे। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट these three philosophers, about their ideas. Now let's have a minute for recapitulation. Recapitulation means revision. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया, हमने पढ़ा लुइस 16 के बारे में। उनको थ्रोन दिया गया 1774 में एंड ही वाज फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी। उनकी शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब उनको राजगद्दी मिली, जब उनको फ्रांस का किंग बनाया गया, उस टाइम पर फ्रांस की कंडीशन बहुत ही फाइनेंशियली खराब थी। उसके रीजंस हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा कि लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, क्या स्ट्रगल किया, किस चीज के लिए स्ट्रगल किया, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब थी फ्रांस की। एक तरफ तो वो सिचुएशन थी जो हमने पढ़ी कि फाइनेंशियली खराब थी, दूसरी तरफ कॉमन पीपल को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उनके लिए भी कुछ नहीं था। मोर ओवर जब ये सारी चीजें चल रही थी फ्रांस में, तो लुइस 16 ने ये डिसाइड किया कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए। अब उसके लिए हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, क्लर्जी एंड प्रीस्ट, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा। तो ये 3 पार्ट्स में हमारी सोसाइटी डिवाइड थी। और हमने ये भी पढ़ा कि थर्ड एस्टेट के लोगों को ही सारे टाइप के टैक्सेस देने होते थे, जैसे टाइल, टाइट्स और फ्यूडल सिस्टम भी उन पर ही इम्पोज था। वो खेती करते थे लैंडलॉर्ड्स की जमीन पे, और जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था वो दे देते थे लैंडलॉर्ड्स को और थोड़ा सा अपने लिए रख लेते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था।
तो चिल्ड्रन ये हमने थोड़ा फ्रांस के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि मिडिल क्लास लोग आने लगे, फिलोसोफर्स ऊपर उठकर आए। अब मिडिल क्लास कब इमर्ज हुई थी? 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। कैसे इमर्ज हुई थी? ड्यू टू दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये अपना पैसा कैसे कमाते थे? थ्रू ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो चिल्ड्रन इन्होंने जो बात की वो इक्वालिटी की थी, लिबर्टी की थी, फ्रेटर्निटी की थी, और ये तीनों ने ही आपके थर्ड एस्टेट के लोगों को सपोर्ट किया था। ये तीनों फिलोसोफर्स के नेम हमने पढ़े। द फर्स्ट वन वाज जॉन लॉक, सेकेंड रूसो, थर्ड मॉन्टेस्क्यू। तीनों ने ही बुक्स लिखी, तीनों ने ही अपनी बात कही, और ये तीनों बहुत फेमस हुए कि लोग इनके बारे में कॉफी शॉप, आपके स्ट्रीट्स पे चलते फिरते बात करने लगे थे। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्यों हुआ, फ्रांस की कंडीशन क्या थी, फ्रांस में कौन से लोग रहते थे जब ये रेवोल्यूशन की शुरुआत होने ही वाली थी। And children, please do not forget to subscribe my channel, like my channel, and to share it also. Bye learners, we'll see you again.